हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन जीएस। तो हिस्ट्री में हम लोग आज एक टॉपिक को देखेंगे और इसमें हम उतना डिटेल्स में इसको डिस्कस नहीं करते हैं। मेन इसका पर्पस ये है कि पीटी के बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस है उसके बेसिस से हम इसको देखें। तो 1919 के टाइम में जो इंडिया का क्या क्या था, उसी के बारे में हम देखेंगे। 1919 के बाद से जो जो हुआ है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देखने के कोशिश करेंगे इसमें। तो जो इम्पोर्टेंट घटना हुआ उसको देखेंगे और मेनली पीटी के बेसिस से। तो इसमें मेरा जो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि मेन है इसका पर्पस कि हम इस तरीके से आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे। जो यदि आप उस मैप को यदि तैयार कर लेते हो तो उससे क्या होगा, आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक। तो अब देखिए कि इस टाइम हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, आर्मी फाइट करता है। ठीक। ठीक, ये फाइट हो रहा था। ठीक, दो पावर थे, एक पावर इधर से, दूसरा पावर इधर से फाइट कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो जो ब्रिटिश का गुट था उसमें इंडियन ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडियन ने पार्टिसिपेट किया था और इंडियन का पार्टिसिपेशन का लक्ष्य ये था कि भाई हम इसमें यदि ब्रिटिश को साथ दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमें हमारे शासन में, हमारे देश के अंदर ब्रिटिश की तरफ से बहुत कुछ रियायतें हमें मिलेगी। ठीक। ब्रिटिश की तरफ से रियायतें मिलेगी जिससे क्या होगा, हमारे आम जिंदगी जो है थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि ब्रिटिश ने सप्रेस तो कर रहा था, एक्सप्लॉइटेशन तो हो रहा था। ठीक, वो होगा, लेकिन इसमें हुआ नहीं। और वर्ल्ड वार की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कि इन्फ्लेशन आ गया था। तो हर एक कम्युनिटी को इससे प्रॉब्लम हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। क्या क्या किस किस कम्युनिटी का आप देखोगे तो इंडिया के टाइम में कौन कौन से कम्युनिटी उस टाइम में आप मान के मेनली था। आर्मी आर्मी हो गया, वर्कर हो गया। ठीक, वर्कर हो गया, पेजेंट्स हो गया, किसान हो गया, जो उद्योग वाले हैं वो हो गया, इंडस्ट्रीज जो है छोटा मोटा वो हो गया। हर एक वर्ग को इसमें हो रहा था प्रॉब्लम। अब देखिए आर्मी एक क्या हो गया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तब आर्मी तो भाई उसको तो कुछ ना कुछ काम चाहिए ना। तो ब्रिटिश ने तो उस टाइम तो रिक्रूट किया था, लेकिन अब वॉर ख़त्म हो गया तो वॉर ख़त्म हो जाने के बाद इसके पास काम नहीं था। ठीक। ठीक, वर्कर्स थे भाई। अब ड्यूरिंग द वॉर क्या हो गया, प्रोडक्शन की ज़रूरत होता था तो वर्कर की नीड होती थी, तो इसीलिए होता था वर्कर की ज़रूरत। लेकिन बाद में क्या हो गया, वर्कर्स का डिमांड कम होना स्टार्ट हो गया। ठीक, वर्कर मतलब ध्येय से हेल्प कर रहे थे उस टाइम पर। ब्रिटिशर आने वाले टाइम में हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा भाई, हमारी लिविंग कंडीशंस जो भी है, जो स्टैंडर्ड है उसको अच्छा करने के लिए हेल्प करेगा। इसलिए भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दे रहे थे लोग, जो भाई ब्रिटिश के साथ अभी साथ दो तो हमको आने वाले टाइम में क्या करेगा, हमारी जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमें हेल्प करेगा। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में। ठीक, इन्फ्लेशन आ गया था मार्केट के अंदर, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो महंगाई बहुत बढ़ गई थी, चीज़ों की आपूर्ति सप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक, सप्लाई नहीं हो रहा था, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो इसको हम और डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन अभी 1919 के बाद हम देख रहे हैं। ठीक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब पेरिस पीस ट्रीटी हो रहा था, पेरिस पीस ट्रीटी पेरिस पीस ट्रीटी हुआ था। इसमें दो थे, एक एलाइड पावर और दूसरा सेंट्रल पावर, दोनों के बीच में जब ट्रीटी हो रहा था। तो इस ट्रीटी में के टाइम में इन दोनों ने जिस तरीके से नूरा कुश्ती किया था, क्योंकि इसकी नूरा कुश्ती करने के पीछे यही था, जब कॉलोनाइजेशंस को किस तरीके से, उपनिवेशवाद को और किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये पूरी दुनिया के सामने में गया था। और दुनिया में मैक्सिमम कंट्री, पूरे अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री सब क्या थे, कॉलोनी थे। तो इन लोगों को जो इस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से या इस मंशा से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प किए थे, जो भाई जब ख़त्म हो जाएगा तो ब्रिटिशर क्या करेगा, थोड़ा सा ढिलाई लाएगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। हाँ, हम लोगों को बहुत सारे रियायत देगा। लेकिन ये चीज़ दिखा नहीं, पेरिस प्रिस्टिटी में ये लोग क्या कर रहे थे, ये कॉलोनाइजेशंस को ही बढ़ाने का काम कर रहे थे, कॉलोनाइजेशंस के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म, इसी के लिए लड़ रहे थे। तो इनका जो अलग चेहरा था, इसका जो मेन चेहरा था वो और प्रदर्शित हो गया। और लोगों के मन में ये हो गया कि भाई इसमें हम लोगों ने जो हेल्प किया था इससे हम लोगों को बहुत बड़ा धोखा मिला है। ठीक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार से एक बहुत बड़ा
सबक मिला था इनको हेल्प करने का, यहाँ पे इम्पीरियलिज्म को बढ़ाना, दूसरा कॉलोनाइजेशंस को और स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, उपनिवेशवाद को और स्ट्रॉन्ग करना, तो ये सबसे इन लोगों का मोहभंग हो चुका था। अब देखिए हम नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट इसमें इसी बीच क्या किया गया कि ये लेके आ गया मॉन्टेग्यू, जेम्स फोर्ड मॉन्टेग्यू, या इसको मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड एक्ट लेके 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कहते हैं इसको लेके आ गया था। इसके जो मेन दो चार प्रोविज़न है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या किया गया था, डायरकी सिस्टम लेके आया था, द्वंद्व शासन स्टेट के अंदर प्रोविंस में लेके आया था, डायरकी सिस्टम लेके आया था। डायरकी सिस्टम क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या किया उसने कि जो आपका प्रोविंस के अंदर, मान लीजिए ये भारत है, ये इंडिया हो गया, ठीक, ठीक इंडिया हो गया, तो ये देखिए ये इंडिया हो गया, ये सारे प्रोविंस है, ये प्रोविंस है, ये प्रोविंस है, ये प्रोविंस है, ये सब प्रोविंस है। तो प्रोविंस में क्या किया उसने कि कि जो सब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। भाई जब शासन चलाता था, तीन सब्जेक्ट है ना, सेंट्रल लिस्ट, उसके स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसी तरीके से इसने यहाँ पे क्या किया, प्रोविंस के दो सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया। एक सब्जेक्ट को बोला रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व भाई आरक्षित सब्जेक्ट बोला, रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरा ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, ठीक है, नॉन रिजर्व या नॉन रिजर्व मान नॉन रिजर्व, रिजर्व सब्जेक्ट, आरक्षित, आरक्षित सब्जेक्ट, अनारक्षित सब्जेक्ट कर दिया। मतलब कि जो प्रोविंस में यदि आप सरकार चलाएंगे, तो जैसे कि मान लो रिजर्व सब्जेक्ट हो गया, जैसे कि मेन मेन जो सब्जेक्ट था, जैसे कि हो गया आपका पुलिस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक, इरिगेशन हो गया, ठीक, फाइनेंस हो गया। तो ब्रिटिश इस मेन सब्जेक्ट पे वो अपना कंट्रोल रखना चाहता था, इसमें वो भारतीय को इंटरफेरेंस या इनका दबदबा नहीं चाहता था, ठीक। तो अब रिजर्व सब्जेक्ट का जो होगा उसको कौन देखेगा, उसको देखेगा गवर्नर जनरल, गवर्नर जो स्टेट के अंदर जो होता है गवर्नर, और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और नॉन रिजर्व सब्जेक्ट जो था उसको उसको कौन देखता था, मिनिस्टर, मिनिस्टर। और ये मिनिस्टर जो होता था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रोविंस होगा तो उसमें विधायिका तो होता है ना, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जिम्मेदार होते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर होते थे। और ये जो गवर्नर जनरल, इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरह दिख रहा है ना यहाँ पे, ये गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता था इसको ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई लेना देना नहीं होता था, जिम्मेदार भी नहीं होते थे, ठीक। इवन गवर्नर का कंट्रोल इस पे भी होता था, इसमें भी होता था, मिनिस्टर के ऊपर भी होता था। मिनिस्टर को यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू यदि अविश्वास हो जाए तो इसको हटाया भी जा सकता था। तो मतलब जो नॉन रिजर्व सब्जेक्ट थे, जैसे कि काम, जैसे एजुकेशन देखोगे, हेल्थ देखोगे, ठीक, एजुकेशन हेल्थ देखोगे, उसके बाद आप जो लोकल गवर्नमेंट देखोगे, तो ये सब नॉन रिजर्व, मतलब ये सब नॉन रिजर्व सब्जेक्ट थे, और ये मिनिस्टर वाले को दे दिया गया था। तो कुल मिलाकर जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें मेनली कंट्रोल था किसका, गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही कंट्रोल था। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कोई इलेक्शन या इस सब को फाइट करके आना था नहीं, भाई गवर्नर अपने हिसाब से अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाता था और इसी का कंट्रोल रहता था। तो ये हो गया आपका डायरकी सिस्टम, समझ गए। तो ये चीज़ मैं आया गया, लेके आया था, ठीक है। अब देखेंगे कि अब यहाँ पर ये सिस्टम था कि अभी भी बजट का मैक्सिमम पार्ट जो था, बजट का मैक्सिमम पार्ट, तो उस पे किसका मतलब कंट्रोल था, गवर्नर का ही कंट्रोल रहता था, इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ही कंट्रोल रहता था। जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसके पास में थोड़ा बहुत पावर था, लेकिन वो पावर नील के हिसाब से हम मान सकते थे। 70% जो काउंसिल में होते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो इलेक्टेड मेंबर होते थे यहाँ पे, ठीक। तो ये कुल मिलाकर था।
आप यदि देखेंगे तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास में थोड़ा बहुत पावर था। पावर पावर इन द सेंस कैसे? जैसे कि बजट पेश किया गया तो बजट को वो अस्वीकार कर सकते थे, बजट के लिए बहस कर सकते थे, उस पे डिस्कस कर सकते थे, ठीक? और ये सब कर सकते थे। लेकिन इवन ये करने के बाद भी यदि गवर्नर चाहेगा तो वो उसको पास करा सकता था। एक तरह से ये था कि आप वहाँ पे जाके डिस्कस करके ब्रिटिश की जो पॉलिसी है उसकी पॉलिसी में जो लूप होल है उसको आप पब्लिक में एक तरीके से अवेयरनेस लाने का काम वहाँ पे आप कर सकते थे। ये चीज़ थोड़ा बहुत पावर था। लेकिन यदि आप ये चाहेंगे कोई चीज़ को रिजेक्ट कर देना ये सब संभव उस टाइम नहीं था। तो ये आपका प्रोविंस में आप ये इसको देख सकते हैं, समझ गए? अब यदि हम यहाँ पे आए कि सेंटर में क्या हुआ था। सेंट्रल ये तो हो गया प्रोविंस के अंदर। अब हम सेंट्रल की बात करते हैं। ये देखिए, अब हम सेंट्रल की यदि बात करेंगे तो ये हो गया सेंटर। सेंटर के अंदर भी जो अम, ए, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ये मेन हो गया भाई, पावरफुल हो गया। यहाँ पर भी क्या किया गया था कि इसके जो काउंसिल होते थे, यहाँ पे बनाया गया था दो तरीके का। एक बनाया गया था आपको एक तो मान के चलिए गवर्नर जनरल, इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया, इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर होते थे, इसमें 3 इंडियन को रखा गया था इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। उसके बाद यदि इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल देखोगे तो इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था। इसमें आप देखोगे तो एक है अपर हाउस बनाया गया था और दूसरा लोअर हाउस बनाया गया था, ठीक? लोअर हाउस, ठीक? तो लोअर हाउस का जो समय था वो लगभग 3 साल के लिए टाइम पीरियड के लिए उसका था भाई, जो 3 साल तक आप इसका मेंबर रह सकते थे। और ये जो था 5 ईयर के लिए था, ठीक? अब अपर हाउस में था जो भाई आपको केवल मेल ही इसका मेंबर बन सकता था, मेल ही बन सकता था, ठीक? ये चीज़ था। लेकिन अभी भी यदि आप देखोगे तो बजट के अंदर, सेंटर में बजट के अंदर 75% जो जो बाइकैमरलिज्म जो कहते हैं भाई, द्विसदनीय जो है वो 1919 में ये लाया गया था सेंटर के अंदर। अभी भी बजट का लगभग 75% पार्ट जो था वो नॉन वोटेबल था भाई, उसे वोट कुछ होता नहीं था, ठीक? तो ये हो गया। अब यदि आप यहाँ पर भी देखोगे तो सेंटर के भी सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखे गए थे। एक हो गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, ठीक? प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और दूसरा हो गया सेंटर का सब्जेक्ट होता था, ठीक? ठीक। और यदि देखोगे कि अल्टीमेट गवर्नर के पास में जो पावर था, गवर्नर के पास में पावर क्या था? गवर्नर जनरल के पास में ये पावर थे कि भाई ऑर्डिनेंस भी लेके आ सकता था, ठीक? ऑर्डिनेंस भी लेके आ सकता था। ग्रांट जो है, ग्रांट जो देते हैं वो भी कट कर बजट में ग्रांट सब देते हैं ना, वो भी कट कर सकता था। मतलब अभी भी इसके पास में बहुत सारे पावर थे। इवन गवर्नर जनरल का इतना पावर था कि वो प्रोविंस के अंदर भी वो इंटरफेयर कर सकता था, प्रोविंशियल मैटर में भी वो उसको इंटरफेयर करने की पावर था। तो ये कुल मिलाकर आपका हो गया 1919 के सेंट्रल। जैसे कि अभी का टाइम में देखोगे ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता था, उसी तरीके से उस टाइम का प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी भी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कह सकते हो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट है, फिर लेजिस्लेटिव वहाँ पे पार्लियामेंट है। उसी तरीके से स्टेट में भी है ना, गवर्नर है, फिर क्या हो गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, फिर मुख्यमंत्री सीएम होता है, सीएम का अपना कैबिनेट होता है। तो उसी तरीके से आप मान के ये देखो कि ये देखो गवर्नर जनरल जैसे अभी का टाइम का प्राइम मिनिस्टर है, उस टाइम के गवर्नर जनरल को देख सकते थे। अभी का प्रेसिडेंट के पास में उतना पावर तो नहीं है, लेकिन उस टाइम गवर्नर जनरल को, मतलब इसको आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म का भी सिस्टम है और पार्लियामेंट्री फॉर्म का भी सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो ये 1919 के में दिखा गया था। केवल आपको ये रखना है कि भाई डायरकी लाया गया था इसके अंदर क्या कह सकते हैं, प्रोविंस के अंदर डायरकी सिस्टम लाया, द्वंद्व वाला सिस्टम लाया गया था। उसके अंदर दो तरीके के, एक रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरा नॉन रिजर्व सब्जेक्ट लेके आया गया था, ठीक है? सेंटर के अंदर बाइकैमरलिज्म लेके आया गया था, द्विसदनीय सिस्टम लेके आया था। दो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो चीज़ रखना ध्यान में रखना होगा। उसके बाद यदि आप देखोगे तो जो 1919 का जो एक्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है, उसमें पहली बार जो है वोमेन को वोमेन को
ये हो गया वोमेन, इनको वोट देने का राइट दिया गया है। उसके बाद आप ये देखोगे तो पहले एक सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता था भाई, ये हो गया इंडिया। और इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए ब्रिटिश के अंदर जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1858 के एक्ट में जो बनाया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो आप देखोगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म करके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, तो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो पैसा मिलता था वो भारत से ही मिलता था भाई, यहीं के एक्सचेकर, यहीं के खजाना से मिलता था। तो इसको चेंज किया गया कि बोला कि नहीं नहीं, अब इसको ब्रिटिश से ही मिलेगा, ब्रिटिश अपना पैसा देगा। ठीक, विरोध करते थे भाई तुम्हारा ये है, हम क्यों पैसा दे, इंडियन विरोध करते थे इसको। तो इसको चेंज किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पैसा यहाँ पे दिया गया था इसके थ्रू। ठीक, महिलाओं को इसमें वोट देने का पहली बार राइट दिया गया था, समझ गए। तो ये हो गया। अब हम इस एक्ट को यहाँ पे इतना ही देखते हैं, और इसमें और डिटेल्स जो भी है, और फिर हम बाद में देखेंगे जब एक साथ ही सारे एक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 1773 से लेके 1947 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कभी हम कभी होगा, तो उसमें हम डिटेल्स में जाके हर एक एक्ट को एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो अभी हम एक इसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो और उसको ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं 1919 के बाद से। अब देखिए इसके एवज में क्या हुआ कि 1918 में जो था, जो कांग्रेस की मीटिंग हुई, भाई रिएक्शन तो आएगा जब भाई कि सरकार भारतीय के लिए मीटिंग हुई, भारतीय के लिए कोई एक्ट लेके आ रहा है तो मीटिंग तो होगा, उस पर रिएक्शन तो देंगे। तो 1918 में जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ तो वो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, हसन इमाम थे, हसन इमाम थे। और इन्होंने इन सब ने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया, जो भाई ये काम का है नहीं। ठीक, ये जो तुम लेके आए हो वो काम का है नहीं, इसका रिएक्शन दिया गया था, समझ गए। तो ये कुल मिलाकर आपका ये एक छोटा सा पृष्ठभूमि है। अब हम गांधीयन के बारे में चेक थोड़ा देखते हैं, गांधी के बारे में देखते हैं। गांधी का पॉलिटी जो स्टार्ट होता है वो, आप देखिए जब गांधी के बारे में देखोगे तो आप सिंपल सी एक मैप बनाओ यहाँ पे, ये देखिए मैप बनाइए, ये हो गया और ये हो गया अफ्रीका। थोड़ा सा देखिए, ये हो गया अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया। गांधी का जन्म तो समझते हैं कि यह पोरबंदर में हुआ था, 1869 में इनका जन्म हुआ था। फिर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई किए, इंग्लैंड गए, वहाँ से वकालत की, ये सब की। तो 1800 लगभग 93 में, 1893 में एक दादा अब्दुल्ला नाम के लोग थे, उन्होंने इनको बोला कि उनका कोई मैटर था ब्रिटिश के अंदर, वहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उन्होंने इनको लेके आया, तो भाई जी हम थोड़ा केस हमारा फाइट कीजिए। तो गांधी जब यहाँ पे आए तो ये वाला जो रीजन था, साउथ अफ्रीका भी था, तो वो किसका था, ब्रिटिशर का ही कॉलोनी था। ठीक, ब्रिटिशर का ही कॉलोनी था। अब ब्रिटिशर ने क्या किया था, यहाँ पे अपनी काम करने के लिए यहाँ से लेबर ले गया था, इंडियन लेबर ले गया था। अभी भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे डायस्पोरा वहाँ पे रहता है। ठीक, रहता है, पुश्तों से रह रहा है, तो वो सब कौन है, ब्रिटिश के टाइम में गए थे। इसको बोला जाता है इंडेंचर्ड, इंडेंचर्ड, जिसको गिरमिटिया बोलते हैं, इंडेंचर्ड गिरमिटिया, गिरमिटिया, गिरमिटिया। ये यहाँ से दक्षिण भारत से, ये दक्षिण साउथ इंडिया है, यहाँ से गए थे ये सब, ये लोग सब गए थे यहाँ से जहाज़ में भर भर के, ये हो गया जहाज़ में भर भर के, ये सब को यहाँ पे लेके आया था। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे भाई, काम करते थे, किसमें, जो प्लांटेशन होता था, ये हो गया प्लांटेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, उसमें काम करता था। ठीक, सब लोग काम करते थे। तो ये दक्षिण भारत से लोग गए थे, कुछ मेमन मुस्लिम थे, वो सब यहाँ गए थे। तो जब गांधी जी यहाँ पे आए थे, तो गांधी जी ने अब्दुल्ला को केस के लिए आए थे, लेकिन जब यहाँ पे उन्होंने आया तो जो सारे प्रवासी भारतीय आया था, तो प्रवासी भारतीय का जब उन्होंने वहाँ पे दशा देखा, दशा मतलब क्या भाई, यहाँ ये भी तो कॉलोनी है, दशा मतलब कि वो देख रहे थे कि भाई किस तरीके से ब्रिटिश यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, इन लोगों को राइट्स नहीं दे रहा है। ठीक है, इन लोगों पे अलग अलग तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाता है, रंग भेद जो है, अपार्थाइड जो है, रंग भेद है, उसके कि किस तरीके से वो भारतीयों को या वहाँ पे जो लोग हैं उसको किस तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर रहा है और उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये सब चीज़ वहाँ पे उन्होंने फेस किया और चीज़ देखे। तब गांधी जी ने बोला नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा, हम इसके लिए हमें इसके लिए फाइट करना चाहिए। अब यहाँ से
अब ये भी कॉलोनी होगा तो यहाँ पर भी तो आप मान सकते हैं ना, जो भाई ब्रिटिशर जो होगा, जो इसको इस पे राज करेगा, जिसका साम्राज्य रहेगा, तो वो तो यहाँ पे दूध घी की नदी तो नहीं बहाएगा, वो तो एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा। तो ये सिर्फ चीज़ चल रहा था, तो गांधी ने बोला कि भाई हम इसके खिलाफ जाएंगे और फाइट करेंगे। अब फाइट करने के लिए अब यहाँ से देखिए, आप देखिए, अब ये बना लिए, अब नेक्स्ट आप इसको मैप बनाइए। अब ये देखिए, ये हो गए हमारे गांधी जी, ये इनके हाथ में एक लाठी दे दीजिए, ठीक, ये हो गया गांधी हो गए। अ, तो फाइट कैसे करेंगे, तो इनका फाइट करने का एक अलग स्ट्रैटेजी होता था। पहले ये बोलते थे, डायरेक्ट क्रांति नहीं लेके आते थे, ये बोले कि पहले जो भाई यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जो बैठे हुए हैं, उनसे पहले बातचीत की जाए, उनको बताया जाए, जो भाई बताया जाए, जो आप जो कर रहे हैं, इन लोगों का राइट्स, इनको राइट्स दीजिए, इनका जो भाई ह्यूमन राइट्स है उसको आप बहाल कीजिए और बहुत सारी सुविधा देने की कोशिश कीजिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, मेमोरेंडम स्टार्ट किया, चिट्ठी लिखना स्टार्ट किया, मतलब अलग अलग तरीके से ये सेवल यहाँ पे स्टार्ट किए, डिमांड कर रहे थे अभी तक। ये जो पीरियड था, इसको 1894 से लेके 1894 से लेके 1906 तक के पीरियड में उन्होंने चिट्ठी लिखना, पिटीशन डालना, इस सब तरीके के मेथड से वो स्टार्ट कर रहे थे। इसी बीच इन्होंने क्या किया गांधी जी ने, कि भाई अपने लोगों को एक तरीके से वहाँ पे जागरूक करने के लिए, उनको बताने के लिए, भाई तुम्हारा भी राइट्स है, तुमको भी इससे लड़ना चाहिए, या ये सब चीज़। एक मिनट। और अपना भी एक इन्होंने संगठन, क्योंकि जब आप किसी से आप फाइट करोगे, तो उसके लिए तो भाई आपको अपना संगठन, एक एक बन के एक अकेला आदमी तो नहीं कर सकता ना, तो संगठन तो बनाना पड़ता है, उसमें प्रोग्राम पॉलिसी तो तय करनी पड़ती है, उसमें सारे कार्यक्रम कैसे किया जाएगा उस सबको तय किया जाता है। तो इन्होंने फिर ये अपना एक यहाँ पे बनाया, यहाँ पे एक इंडियन नटाल कांग्रेस यहाँ पे इन्होंने बनाया, इंडियन नटाल कांग्रेस, एक संगठन बनाया यहाँ पे, कि भाई इस संगठन के झंडे के तले हम ब्रिटिश से सारे डिमांड रखेंगे, ठीक। और और इन्होंने यहाँ पे एक इंडियन ओपिनियन नाम का, भाई ओपिनियन ओपिनियन, ठीक, ऐसे आप बना लीजिए, ये हो गया पेपर, ये न्यूज़पेपर, ये इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाले। भाई इससे क्या होगा कि लोगों में जन जागरूकता भी आएगा, लोग एक तरीके से मतलब एक तरीके से इनमें एकता है, कंसोलिडेट होंगे, फिर हम अपना डिमांड रखेंगे। तो ये इसके थ्रू, मतलब 1894 से 1906 के बीच में जिस तरीके से पिटिशंस के थ्रू कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, तो फिर इन्होंने अपना सेकेंड स्टेज में गए, दूसरा स्टेज में फिर गए। ये जो स्टेज है वो है 1906 से लेके 19 का बीच का जो ये स्टेज है, इस स्टेज में इन्होंने बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें सीडीएम करना पड़ेगा, मतलब सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करना पड़ेगा। भाई सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा क्या होता है, जब हम और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। सविनय अवज्ञा मतलब सीधा क्या भाई, हम उसको दिखाएंगे कि भाई तुम्हारा जो कानून है उसमें हम बिना हिंसा का हम उसको नहीं मानते, ठीक। जैसे कि तुम्हारा कानून है कि जो भाई पोल टैक्स देना है तो हम नहीं देंगे, और हम हिंसा भी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे सामने डट के खड़ा होंगे, ठीक है। तो इसका ये सिविल सविनय अवज्ञा का हथियार क्या था, सत्याग्रह। सत्याग्रह के थ्रू, सत्याग्रह मतलब क्या हो गया भाई, हम ट्रूथ के लिए खड़े रहेंगे, अहिंसा के थ्रू, हिंसा नहीं करेंगे लेकिन ट्रूथ ट्रूथ के लिए हम खड़े रहेंगे, ठीक। तो ये इन्होंने स्टार्ट किया भाई, इस अब पेटिशन वाला काम नहीं कर रहा है तो सेकंड स्टेज में आ जाओ, और सविनय अवज्ञा के थ्रू हम अपने डिमांड को रखने की कोशिश करेंगे। समझ गए। ये कब स्टार्ट हुआ, 1906 से 1919 के फेज में, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया था, जब भाई बोला था एक आपको स्टाम्प वाला ये एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन में क्या होता था, जब भाई आपके अपने अंगूठे से, ये हो गया अंगूठा, इसके पंच करा के बोला था, तो मतलब एक अंगूठा डलवा कर एक आपका एक, मान लीजिए सीधा एक पास बनाना, ठीक, एक पास बना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट एक तरीके से मानिए ना, ये पास हो गया। बोला कि ये पास जो है वो आपको हमेशा रखना पड़ेगा। वो किसको बोला गया था, इंडियन लेबर को बोला गया था, जो ये आपको हमेशा पास रखना पड़ेगा, ठीक। और जब आप एक प्रोविंस से, प्रोविंस वन से दूसरे प्रोविंस के अंदर यदि आप जा रहे हैं,
प्रोविंस 2 में जा रहे हैं तो आपको ये पास दिखाना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं। इस तरीके का ये एक्ट बनाया गया था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर इंडियन लेबर के लिए ये किया गया था। तो ये एक तरीके से क्या होगा, विभेदकारी हो गया भाई, इक्वलिटी नहीं है, तुम अपने लोगों के लिए नहीं रखोगे, बाकी के लिए नहीं रखोगे, लेकिन हमारे लिए ये कर रहे हो। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, हम इसके अगेंस्ट जाएंगे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट वाला एक्ट था, तो उसके विरोध में ये स्टार्ट हुआ था, क्या, सविनय अवज्ञा सत्याग्रह, समझ गए। अब यदि हम आप आते हैं सेकंड में, तो जो बापू ने जो सेकंड फेज में स्टार्ट किया था, सेकंड फेज में दूसरा भी ब्रिटिश ने क्या किया कि एक टैक्स लेके आ गया, उसको कहते हैं पोल टैक्स। पोल टैक्स ये हो गया ना, ये मान लीजिए आप यहाँ पे पोल कर दिए, ये हो गया अब जो पोल टैक्स, समझ गए। पोल टैक्स में क्या था, जो भाई जो लेबर आया था, जो इंडियन भारत से, इंडिया से जो सारे लेबर आया था, ये हो गया इंडियन से जो लेबर आया था यहाँ पे ब्रिटेन में, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया था, जो भाई 3 साल 5 साल इस सब के लिए लेके आया था, कॉन्ट्रैक्ट से लेके आया था। अब बोला कि जो भाई जिसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का, मान लीजिए 3 ईयर का, इस व्यक्ति का यहाँ से यहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट है जी, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में आके काम करने का, अब 3 साल यदि समाप्त हो गया, तो अब यदि एक दिन भी तुम ज़्यादा रहोगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स जो होता था लगभग 3 पाउंड से भी ज़्यादा का टैक्स था, मतलब इसकी जो मजदूरी थी उससे भी ज़्यादा का टैक्स लगा दिया गया था। किसके ऊपर, एक्स इंडेंचर्ड लेबर के ऊपर, मतलब जो गिरमिटिया था, जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, उसके ऊपर लगा दिया गया था। एक तो भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसका पैसे नहीं है, उस मजदूर पे तुम इतना टैक्स लगा रहे, पोल टैक्स लगा रहे, ये भी एक विभेदकारी नीति था। इसके खिलाफ भी गांधी जी का ये मतलब उस ब्रिटिश के विरुद्ध थोड़ा सा ये हो गया था भाई, रोष ज़्यादा हो गया था। ठीक, तो इससे तभी ये सत्याग्रह वाला सिस्टम आया था। सेकेंड फेज में है ना, 1906 से 19 वाले में। तीसरा फेज जो देखोगे इसमें, एक वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट यहाँ का, अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का। ये सुप्रीम कोर्ट ने है एक कानून बना दिया गया कि जो भी मैरिज, जो भी विवाह, ये हो गया हस्बैंड वाइफ है, ये वाइफ, जो भी विवाह वहाँ पे ईसाई पद्धति से, मतलब ईसाई के सिस्टम से, मतलब क्रिश्चियनिटी सिस्टम से नहीं हुआ है, उसको इलीगल करार दिया। इससे बहुत ज़्यादा रोष पैदा हुआ, जो इंडियन थे उनमें बहुत ज़्यादा रोष पैदा हुआ, जो भाई जो हिंदू रीति रिवाज से किया है, जो सिख रीति रिवाज से किया है, जो मुस्लिम मतलब रीति रिवाज से किया है, इन सब में ये लगा कि भाई ये तो हमारे विवाह को ही गलत बता दिया, इससे क्या हो गया, हमारे जो संतान है वो गलत हुआ। तो इनकी भावनाओं को, इमोशंस को बहुत ज़्यादा हिट किया इस एक्ट ने। अब ये तीनों चीज़, एक पोल टैक्स हो गया, एक पोल टैक्स हो गया, दूसरा वो रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट, ये रजिस्ट्रेशन वाला ये सर्टिफिकेट, और तीसरा ये ये तीनों चीज़ जो था, पहले का एक्सप्लॉइटेशंस, ये तीनों चीज़ ने उसमें आग में घी का काम किया था, समझ गए, आग में घी का काम किया। तो लोग विरोध करना स्टार्ट कर रहे थे भाई। इस सब के दौरान क्या होता था, विरोध तो होता ही था ना, मूवमेंट तो होता ही था, चल ही रहा था। और क्यों होता था वो हम आपको दिखाने की कोशिश किया। अब यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ के जो लेबर था वो यदि विरोध करेगा, यदि वो आंदोलन करेगा, तो भाई काम तो नहीं करेगा, काम तो नहीं करेगा ना, तो इसकी ज़िंदगी चलेगी कैसे। तो इस सब के बीच में गांधी जी ने क्या किया था, एक अपना एक तरीके से समझिए एक आश्रम टाइप से उन्होंने बनाया था, जिसको बोला था टॉलस्टाई फॉर्म था। अभी टॉलस्टाई फॉर्म का मतलब है कि मेन क्या हुआ, जो भाई जैसे ये लेबर है तो इनको यहाँ पे आसरा देना, ठीक, आसरा देना, ठीक है, रहने का आश्रय देना, इनको ट्रेन करना, इनको समझाना, इनको बताना, मतलब इसको सब मिला के यहाँ से जो भाई आंदोलन से जो इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इनको सब कुछ प्रोवाइड कराना, और आंदोलन के लिए इनको ट्रेंड करना। फिर यह, क्योंकि इनको खाने पीने की भी दिक्कत है ना, आंदोलन में है, काम मिल नहीं रहा है, ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहा है, वैसे ही तो टॉलस्टॉय फर्म बनाया था। ये एक और इनके साथी थे, जर्मन कॉलवेक था इन जर्मनी का एक था व्यक्ति। इन दोनों के साथ मिलके इन्होंने ये टॉलस्टॉय फर्म बनाया था, ये आंदोलनकारी को, जो इंडियंस थे उनके लिए, एक रहने के लिए। ठीक ठीक है। इससे पहले यदि देखोगे तो फर्स्ट फेज में गांधी ने भी एक फोनिक्स फर्म बनाया था, फोनिक्स फर्म भी बनाए थे, फोनिक्स फर्म भी बनाए थे, वो भी इसी तरीके का था। ये 1906 में बनाया गया था, एक फोनिक्स फॉर्म भी बनाया गया था, वो उसी तरह का, जिस तरीके का ये पर्पज से था, वही इसी पर्पज से ये भी बनाया गया था, समझ गए। मेन यही है कि भाई
मोमेंट में फाइट करेगा तो उसको रहने, खाने, उसको ट्रेन करने, उसको बताने, उसको स्किल देना, उसको एजुकेशन देना, इस सब के लिए तो सब कुछ चाहिए ना। तो इसके लिए उन्होंने ये चीज़ बनाया था। आप केवल आंदोलन में आप ले जाएंगे सबको, तो उसके साथ साथ उसका फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसके पास काम नहीं है, तो वो खाएगा पिएगा कहाँ से, कैसे आपके आंदोलन को स्ट्रांग करेगा, मूवमेंट को कैसे स्ट्रांग करेगा। तो इसके लिए तो जो मेन लीडर होते हैं तो उनको तो उसके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बनाया था, समझ गए दो चीज़। अब यदि देखेंगे तो जो ये सब पीरियड चल रहा था, अब क्या हुआ कि फिर गांधी जी ने क्या किए, महात्मा गांधी ने क्या किए, इस सब मैटर को अपने भारत में जो थे लीडर उनसे भी बात किए, उनसे भी बात किया। उन्होंने उनको बोला कि जी भाई देखो, इस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो आप लोग कीजिए कि थोड़ा सा इसमें इसके कंडीशंस को सुधारने के लिए जो यहाँ का जो गवर्नर जनरल है उससे बात कीजिए, जो भाई वो वहाँ पर प्रेशर देगा, क्योंकि यहाँ भी इंडिया में भी ब्रिटिशर है और यहाँ पर भी ब्रिटिशर है, दोनों का है, तो प्रेशर देगा। तो इसमें जो लीडर थे इंडियन में से बात किए, वो कौन कौन लीडर थे, एक हो गया आपका CF एंड्रयूज हो गया, ठीक ठीक, CF एंड्रयूज जो थे, CF एंड्रयूज, एंड्रयूज 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 CF एंड्रयूज हो गया, इनसे बात किए। और अभी का जो गवर्नर जनरल कौन था, हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, हार्डिंग था, ठीक। CF एंड्रयूज, फिर गांधी और स्मट्स, ठीक ठीक। इन सभी लोगों के बीच में मीटिंग हुआ कि भाई जो वहाँ पे ब्रिटिश ने इस तरीके का जो ये चार कानून जो बनाया है, जैसे कि पोल टैक्स, एक रजिस्ट्रेशन वाला, और तीसरा वो सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ का मैरिज के लिए जो किया है वो, तो इस सब ये गलत है, ये अमानवीय है, इसको ख़त्म, इसको सस्पेंड किया जाए, इसको रिजेक्ट किया जाए। तो ये सब मीटिंग होने के बाद कुल मिलाकर ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर पड़ा, इंडिया से भी। और क्योंकि जो भी ब्रिटिश पॉलिसी कहाँ से तय होता था, ब्रिटेन से ही होता था। तो ये तो कॉलोनी था, इंडिया भी कॉलोनी था, तो इंडियन कॉलोनी थोड़ा सा स्ट्रांग कॉलोनी था। तो ये गवर्नर जनरल ने फिर वहाँ से बातचीत करके फिर इस सब को ख़त्म किया गया था। तो ये रहा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का अनुभव। तो दक्षिण अफ्रीका के अनुभव देखोगे तो गांधी जी के पास में बहुत सारा इससे अनुभव आया। वो उन्होंने लोगों के बारे में देखा कि भाई लोग के पास बहुत एनर्जी है, उसको यदि सही डायरेक्शन से लगाया जाए तो हम अपने डिमांड को पूरा करवा सकते हैं। लोग निडर होते हैं, लोगों को। उसके बाद सत्याग्रह, उनको सत्याग्रह और जो सविनय अवज्ञा है उसको भी टेस्ट करने का मौका मिला। उससे उनको पता चला कि नहीं इसके थ्रू हम फ्रीडम लेके आ सकते हैं। तो ये था गांधी जी का वहाँ तक का सफ़र, सत्य दक्षिण अफ्रीका का सफ़र। आगे होगा, आगे में हम फिर गांधी गांधी का इंडिया में आने के बाद से जो स्टार्ट हुआ, जो 3 स्टार्ट किए, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इस तीनों को हम नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।